हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम दो मेजर कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा। एक है एवरेज एटॉमिक मास और दूसरा है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अभी तक के पहले वाले लेक्चर्स में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसके साथ ही गैसियस सैंपल से रिलेटेड डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, उनके नंबर ऑफ मोल्स, ये सारी चीजें निकालना सीख लिया बेटा। आज वाले लेक्चर में एवरेज वाले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला है एवरेज एटॉमिक मास। पहले बात कर लेते हैं एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों है हमें। ठीक है, अभी तक हमने जो केवल एटॉमिक मास पढ़ा था या रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, उतना पढ़ के काम क्यों नहीं चल सकता। क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कहने का मतलब क्या है, ऐसे जिनके पास एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम। वो एटम्स एक ही टाइप के एटम्स रहेंगे, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन उनका जो मास होते हैं, जो मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है बेटा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में हमारे पास एक प्रोटियम भी है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल जब H दिखाते हैं तो इसे प्रोटियम बोलते हैं। वैसे एक ड्यूटेरियम भी है, ये एक दूसरा आइसोटोप है। अब इसका मास कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक तीसरा आइसोटोप है जिसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन का, ये होता है ट्रीटियम, जिसका मास होता है 3। तो ऐसे 3 अलग अलग आइसोटोप होते हैं। वैसे ही अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन में 2 आइसोटोप हैं, एक का मास होता है 10, दूसरे का मास होता है क्या, 11। वैसे ही क्लोरीन के भी हमारे पास 2 आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन होता है कौन कौन सा, क्लोरीन 35, दूसरा क्लोरीन होता है क्या, 37। तो एक्चुअल में जब भी ऐसे एक एटम के ज्यादा आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं तो उसमें होता क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हम उसके मास की वैल्यू क्या बताएंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन का मास आया, क्लोरीन का मास में 35 लिखूं तो 37 वाला छूट जाएगा। अगर मैं 37 लिखूं तो 35 वाली वैल्यू छूट जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में क्लोरीन में तो 2 अलग अलग मास हैं। वैसे ही बोरॉन में अगर मैं 10 लिखता हूं तो 11 वाली वैल्यू छूट जाएगी, और अगर 11 वाला लिखता हूं तो 10 वाली वैल्यू छूट जाएगी, क्योंकि बोरॉन के तो 2 अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन में उतना फिर भी मैटर नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो एक हाइड्रोजन है यही 99.9% से ज्यादा एग्जिस्ट करता है। इनका जो परसेंटेज है, ठीक है, ये जो दोनों आइसोटोप है इनका परसेंटेज बहुत कम होता है, बहुत ही कम। ठीक है, बट कई सारे ऐसे भी आइसोटोप्स होते हैं जिनमें दूसरे जो अलग अलग तरीके के आइसोटोप हैं वो भी काफी ज्यादा परसेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे केस में हम एटॉमिक मास बताने के लिए, एटम का एटॉमिक मास बताने के लिए एवरेज एटॉमिक मास वाला टर्म यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले का भी एटॉमिक मास इंक्लूड हो जाएगा, दूसरे वाले का भी एटॉमिक मास इंक्लूड हो जाएगा, हम दोनों के मास का एवरेज ले लेंगे। बट यहां मास की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाई 2 नहीं करते बेटा। हम एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, ये समझते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हमारे पास कोई आइसोटोप है, कोई आइसोटोप्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक का एटॉमिक मास क्या है, A1, दूसरे का एटॉमिक मास क्या है, A2, और तीसरे का एटॉमिक मास क्या है, A3। ठीक है, ये आइसोटोप्स हैं सेम एटम के। ठीक, दूसरी चीज हम इसका क्या देखते हैं, परसेंटेज एबंडेंस देखते हैं। परसेंटेज एबंडेंस कहने का मतलब क्या है बेटा, कि एक्चुअल में अर्थ में वो आइसोटोप कितने परसेंट में एग्जिस्ट करता है। ये हर एक आइसोटोप के लिए वो जो परसेंटेज है वो हमें नोन होता है। तो परसेंटेज एबंडेंस भी बोल सकते हैं, या एक्चुअल में उसके लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, परसेंटेज एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो जो भी आइसोटोप है वो कितने परसेंट में एग्जिस्ट करता है, इसके डाटा को यूज करते हैं। कैसे, जैसे ये जो A1 वाला जो आइसोटोप था, मान लेते हैं वो कितने परसेंट में एग्जिस्ट करता है, P1% में एग्जिस्ट करता है। दूसरा वाला जो आइसोटोप है उसका परसेंटेज कितना है, P2% में ये एग्जिस्ट करता। तीसरा वाला जो आइसोटोप है उसके परसेंटेज कितने हैं, P3% में एग्जिस्ट करता। इन सब का समेशन, सारे परसेंटेज का समेशन हमेशा कितना होता है बेटा, ये तो हमें पता ही है। किसी भी चीज में परसेंटेज निकाले तो टोटल परसेंटेज हमेशा कितना आता है, 100। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को यूज करके एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, हर एक जो आइसोटोप है उसमें उसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे पहले वाला आइसोटोप था ये, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कौन सा, परसेंटेज। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो आइसोटोप था उसका मास कितना हो गया, A2। इसके बाद इसमें इसका परसेंटेज
P2 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तीसरा वाला आइसोटोप कौन सा हो गया, A3, इसमें उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे कौन सा, P3। फिर क्या करेंगे, ये टोटल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, हम कर देंगे 100। क्यों, क्योंकि टोटल जो परसेंटेज है उसका समेशन कितना हो जाता है, 100। तो यहां क्या रहेगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा हर कोई जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास, और उसी का जो परसेंटेज एग्जिस्टेंस या परसेंटेज एबंडेंस जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे जितने भी आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं सबके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको मास और परसेंटेज को मल्टीप्लाई करने के बाद सारी की वैल्यू को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 100 करेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं बेटा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, बोरॉन के दो आइसोटोप हैं, एक बोरॉन का आइसोटोप है B10, दूसरा जो आइसोटोप है वो कौन सा दे रखा है, B11। एक का परसेंटेज है 20%, दूसरे का परसेंटेज एबंडेंस 80%। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास किसका निकालना है, बोरॉन का निकालना है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, पहले वाले का एटॉमिक मास, पहले वाले का परसेंटेज, दूसरे वाले का एटॉमिक मास, दूसरे वाले का परसेंटेज। क्योंकि यहाँ तीसरा आइसोटोप नहीं है तो तीसरा वाला आइसोटोप लेने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, 100, ठीक है। वैल्यूज पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। पहले वाले का जो मास है बी का वो कितना है 10, और पहले वाले का परसेंटेज कितना है बेटा 20। दूसरे वाले का जो मास है वो कितना है 11, और दूसरे वाले का परसेंटेज कितना है 80, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ये ऊपर में क्या हो जाएगा, वो 10 इंटू 20 ये हो जाएगा 200, प्लस 11 इंटू 80 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 880, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं एक्चुअल में कितना हो जाएगा 1080 डिवाइडेड बाई 100, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10.8। तो एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास वो 10 और 11 के बीच में आ गया। क्लियर हो गया बेटा। तो हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो एक्चुअल में दो जो वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उन दोनों के बीच में ही आएगी वैल्यू बेटा। तो सब मिनिमम वैल्यू कितनी थी 10, इसमें मैक्सिमम मास कितना था 11, इन दोनों के बीच में ही कोई डाटा रहना चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेशन के बाद जो मैक्सिमम और मिनिमम एटॉमिक मास के बीच में अगर नहीं आया है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक की है। क्लियर हो गया बेटा। जब भी हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, अलग अलग आइसोटोप्स के लिए एवरेज की वैल्यू निकालेंगे, तो वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में ही आएगा। जैसे यहाँ 10.8 क्या है, बीच में है 10 और 11 के। दूसरी चीज, ये जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो उसके नियर बाई होगा जो आइसोटोप का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो यहां क्या दिख रहा है, जो B11 है उसका परसेंटेज ज्यादा था, तो एक्चुअल में ये जो 10.8 वाली जो वैल्यू है वो 11 के ज्यादा नियर बाई होगी एज कंपेयर टू 10 के। क्लियरली दिख रहा है, 11 और 10.8 में 0.2 का डिफरेंस है, जबकि 10 और 10.8 में 0.8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो जो एवरेज वाली वैल्यू निकली है वो उसके ज्यादा पास होगी जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, ठीक। तो हमने क्या दो चीजें पढ़ी कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में लेंगे बेटा, पहले देखना हमने दो चीज पढ़ी। पहली चीज तो कि जो एवरेज एटॉमिक मास है, ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये हमेशा किसके बीच में रहेगा, इन बिटवीन मैक्सिमम एटॉमिक मास एंड मिनिमम एटॉमिक मास। मैक्सिमम एंड मिनिमम एटॉमिक मास, ठीक है। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रहेगी उसी के बीच में ही आना चाहिए। दूसरी चीज, जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हमेशा किसके नियर बाई होगा, जिसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस परसेंटेज एबंडेंस ज्यादा होगा। क्लियर है, एवरेज एटॉमिक मास विल बी नियर बाई टू एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप, atomic mass of that isotope which have higher percentage abundance, ठीक है। isotope which have higher percentage abundance। क्लियर हो गया बेटा, ये दो चीज ध्यान में रखना है। अब एक दूसरे तरीका का भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। कैसा क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास पहले से क्वेश्चन में दे दिया हो, किसी एक एटम का आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोल देगा, या किसी एक आइसोटोप का मास निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्लोरीन वाला एक एग्जांपल है। यहाँ क्या दे रखा है कि क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, Cl की 35.5। आगे क्या दिया है, इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है Cl35, एक होता है Cl37। देन परसेंटेज एबंडेंस पूछा है। अब यहाँ एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, लेकिन अब परसेंटेज की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, इनकी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। Cl35 की मान लेते हैं कितना परसेंट होगा, X%। तो इसका मतलब ये है कि जो Cl37 होगा इसका परसेंटेज कितना होगा, 100 माइनस X%। ऐसा क्यों अज्यूम किया, समझ में आया होगा बेटा, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 100%। अगर एक का परसेंट मैंने x माना तो दूसरे का क्या माना, 100 माइनस एक्स, तभी तो दोनों को ऐड करने के बाद 100 आएगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुटअप कर देंगे। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हमें पता है कि जो एवरेज एटॉमिक मास है ये किसके बराबर होता है, पहले वाले का एटॉमिक मास इंटू पहले वाले का परसेंटेज प्लस दूसरे वाले का एटॉमिक मास इंटू दूसरे वाले का परसेंटेज डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, 100। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है यहाँ पर, 35.5। तो ये दे रखा है 35.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले वाले का 35 मास हो गया, पहले 35 वाले का परसेंटेज हमने कितना माना है, x। ठीक है, दूसरे वाले का मास कितना है, 37, और इसके वाले का परसेंटेज हमने कितना माना है, 100 माइनस एक्स, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर जाके 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3550, उधर कितना हो जाएगा 35x, और ये हो जाएगा 3700 माइनस कितना हो जाएगा 37x। ये 35x माइनस 37x, ये कितना हो जाएगा -2x। और 3700 में उधर क्या कर जाते हैं, 3550 को माइनस कर देते हैं, 3700 माइनस 3550, -2x को इधर ले आते हैं बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू, अब 3700 में 3550 को अगर माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा, 75%। इसका मतलब ये है कि जो क्लोरीन 35 है उसका अर्थ पर कितना परसेंटेज एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है 75%। ठीक है, यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा होता है कि Cl37 का परसेंटेज कितना है, तो Cl37 का परसेंटेज कितना हो जाता है बेटा, 100 माइनस एक्स, मतलब 100 माइनस 75%, मतलब ये हो जाता है कितना, 25%। समझ में आया। तो अगर हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास पता है तो फिर हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, या हो सकता है कि क्वेश्चन में परसेंटेज देकर इनमें से किसी एक का एटॉमिक मास निकालने के लिए बोल देता, एक का आइसोटोप का मास दे देता और किसी एक अननोन के लिए निकालना होगा हमें। ठीक, तो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास भी पूछ सकता है, परसेंटेज एग्जिस्टेंस भी पूछ सकता है, या किसी एक जो आइसोटोप है उस आइसोटोप का मास भी निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो दूसरे वाला जो टॉपिक है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, उस पर जाने से पहले इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, neon has two isotopes, neon 20 and neon 22. If atomic weight of neon is 20.2, the ratio of the relative abundances of the isotope, कहने का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ द रिलेटिव एबंडेंस। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, रेशियो निकालना है किसका, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ नियॉन 20 डिवाइडेड बाय परसेंटेज एबंडेंस ऑफ नियॉन 22। ये जो दोनों आइसोटोप है इनके जो भी परसेंटेज है उसका रेशो निकालेंगे। तो पिछले तरीके का क्वेश्चन ही हो गया क्लोरीन जैसा, पहले परसेंटेज निकालेंगे और फिर उनका रेशो ले लेंगे। ठीक है, देखना क्वेश्चन क्या है, दो आइसोटोप है, एवरेज एटॉमिक मास कितना है बेटा 20.2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहले वाले का मास कितना है, मान लेते हैं जो नियॉन 20 है उसका x% एग्जिस्ट करता है, तो नियॉन 22 का जो परसेंटेज रहेगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइनस x% हो जाएगा, जैसा अभी हमने क्लोरीन के लिए लिया था। अब यहां क्या हो जाएगा, नियॉन 20 जो है इसका जो मास है ये कितना हो गया 20, और इसका जो परसेंटेज है ये कितना हो गया x। वहीं पर नियॉन 22 जो है इसका मास कितना है 22, और यहीं पर इसका परसेंटेज कितना है, ये है 100 माइनस एक्स। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो ये 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2020, ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 2200 माइनस क्या हो जाएगा 22x।
ठीक है। अब ये 20x में से 22x हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा -2x, और ये जो 2020 है उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, 2200 माइनस 2020। ठीक है, 2x को इधर ले आते हैं बेटा, 2x को इधर ले आए, 2200 से 2020 को माइनस कर देंगे तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। यहाँ से x की जो वैल्यू है ये कितनी निकल कर आ जाएगी बेटा, 90%। समझ में आया, x की जो वैल्यू है वो 90% निकल कर आ जाएगी। और 100 माइनस एक्स ये किसके लिए निकालेंगे हम, नियॉन 22 के लिए। इसके लिए जो 100 माइनस एक्स की जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेशो ले लेंगे। अब हमारे पास जो नियॉन 20 है उसका परसेंटेज कितना है, 90, और जबकि नियॉन 22 का कितना है, ये है 10, तो इसका जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 9:1 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 9:1। अब आपको सीक्वेंस ध्यान देना है, क्वेश्चन में पहले मेंशन कर रखा था 20, बाद में 22, इसलिए रेशो लेते समय पहले ऊपर परसेंटेज लेंगे किसका, नियॉन 20 का, और फिर नीचे लेंगे 22 का। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे देखना क्या दिया है। एन एलिमेंट एक्स हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स विद मासेस 10 AMU एंड 11 AMU, दोनों चीजें दे रखी है। इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 10.8, यहां दे रखा है कि 10.8 AMU है, देन द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ द आइसोटोप विद मास 10। ये जो मास 10 वाला जो आइसोटोप रहेगा उसके लिए परसेंटेज पूछा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं बेटा डायरेक्टली, लेकिन यहां पर जो भी आइसोटोप है एक्स, एक का मास था 10 और दूसरे का मास कितना था 11, एक का परसेंटेज हम कितना मान लें, x% मान लेते हैं, तो दूसरे का परसेंटेज कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100 माइनस x%। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं इसकी वैल्यू। एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10.8, इक्वल टू, यहां पर पहले वाले का मास कितना दे रखा है 10, जबकि पहले वाले का परसेंटेज कितना है x, दूसरे वाले का मास कितना दे रखा है 11, यहीं पर दूसरे वाले का परसेंटेज कितना है 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे इसको 100, फॉर्मूले को रख दिया हमने। अब सॉल्व कर लेना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, 100 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1080, ये हो जाएगा क्या 10x, 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1100 माइनस 11x, ये 10x में से माइनस कर देंगे 11x तो क्या बचेगा माइनस x बचेगा, प्लस 1100 से 1080 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। तो एक्चुअल में x को जब दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 20 आ जाएगी। ठीक है, तो x किसका परसेंटेज था, 10th वाले का था, इसी के लिए क्वेश्चन पूछा है कि जो जिसका मास 10 AMU है उस वाले आइसोटोप का परसेंटेज कितना है, तो कितना निकल कर आएगा बेटा 20%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां देखना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.3, इसके एवरेज की वैल्यू दे रखी है। आगे क्या दिया है, दिस मैग्नीशियम इज कंपोज्ड ऑफ 80 मोल परसेंट, 80% दे रखा है, मोल परसेंट मतलब ऑफ 24 mg एंड रिमेनिंग 20 मोल परसेंट ऑफ 25 mg एंड 26 mg, कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ 26 mg। इन्होंने 3 आइसोटोप दे रखे हैं बेटा। इन्होंने क्या बोला है कि जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के हमारे पास कितने आइसोटोप दे रखे हैं, 3। एक दे रखा है कितना 24 mg, दूसरा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 25 mg, और तीसरा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 26 mg। ठीक है, ये 3 दे रखे हैं। हमें क्या बोला है कि जो 24 mg है इसका परसेंटेज कितना है 80%, और हमें क्या बोला है कि ये जो दो रिमेनिंग है इन दोनों का जो टोटल परसेंट होगा वो 20% होगा। इंडिविजुअली 25 का कितना है ये नहीं पता, 26 का कितना है ये नहीं पता, 24 वाले का पता है हमें, एवरेज एटॉमिक मास भी पता है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसका जब हमें परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है ध्यान देना, इसका जब हमें परसेंटेज निकालना होगा तो अब 25 mg वाले को वैसे पूछा किसके लिए है, परसेंटेज पूछा है 26 mg के लिए, तो 26 mg जिसका भी है मास उसका परसेंटेज कितना मान लेंगे x%, तो 25 वाले को 100 माइनस x नहीं मानेंगे बेटा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ 3 आइसोटोप दे रखे हैं और उसका 80 पहले ही निकल चुका है, वो 80 पता चल गया 24 वाले का है।
ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता है इन दोनों का जो टोटल परसेंटेज है वो कितना है 20, तो एक को अगर माना x तो दूसरे की वैल्यू कितना मानेंगे 20 माइनस x%। ये थोड़ा अलग है बेटा, पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था उनसे थोड़ा अलग है। कैसे अलग है समझ में आया होगा। इन दोनों का समेशन हमें पता है 20 है, इंडिविजुअल नहीं पता, तो एक का x तो दूसरे का 20 माइनस x करेंगे, तभी जाके इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20%। समझ में आया क्या। तो यहां 100 माइनस x नहीं मानेंगे। अब फॉर्मूले में पुटअप करते हैं वैल्यूज, ये हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास कितना हो गया 24.3। पहले वाले का मास कितना है 24 मल्टीप्लाइड बाई उसका परसेंटेज कितना है 80, प्लस दूसरे वाले का मास कितना है 25, इसका परसेंटेज कितना है 20 माइनस एक्स। तीसरे वाले का मास कितना है 26, उसका वाले का परसेंटेज कितना है x, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, ये डिवाइडेड बाई कर देंगे हम 100। क्लियर हुआ। अब यहां देखते हैं, ये 100 को इधर आकर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2430। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1920। जब 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 500। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25x प्लस ये कितना हो जाएगा 26x। अब इन दोनों से क्या हो जाएगा 26x माइनस 25x, वो सिर्फ x बचेगा उधर, बाकी चीज़ों को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो रह गया सिर्फ x। ये जो 2430 था, ये जो 2430 था इधर माइनस कर देते हैं 1920, और इसको भी 500 को भी इधर माइनस कर देते हैं। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी 10%। समझ में आया बेटा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 26 mg जो है इसका मास हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा कितना 10%। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला क्या दिया है, एवरेज एटॉमिक मास इज ऑलवेज अ होल नंबर। नहीं, कंप्लीट नंबर नहीं, डेसिमल वाले नंबर भी आ सकते हैं। अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में डेसिमल में ही निकला है। ठीक है, दूसरा मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये तो गलत है। दूसरा क्या है, एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड्स ऑन आइसोटोपिक एबंडेंस। ठीक है, तो आइसोटोपिक एबंडेंस कहने का मतलब कितना आइसोटोप का कितना परसेंटेज है इस पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट हो गया है। तो नेक्स्ट तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ एनी ऑफ इट्स आइसोटोप। वो बोल रहा है सारे आइसोटोप के मास से बड़ा होगा। बिल्कुल गलत, सबसे जो छोटी वाली वैल्यू रहेगी और सबसे बड़ी जो वैल्यू रहेगी उन दोनों के बीच में आएगा। तो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये भी क्या है इनकरेक्ट। फोर्थ क्या है बेटा, द एवरेज एटॉमिक मास इज द सेम एज द मास नंबर। नहीं है। ठीक है, मास नंबर अलग अलग होते हैं अलग अलग आइसोटोप के, उनके बीच में कोई वैल्यू आती है क्या चीज, एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर हो गया बेटा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पर, जो कि नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। अभी तक हम देख रहे थे एक ही एटम्स के अलग अलग आइसोटोप थे तो उनका एवरेज ले रहे थे। यहां पर क्या होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल का मिक्सचर दिया हुआ रहेगा, उसमें हम निकालते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। मतलब कैसा है कि जैसे ये कोई कंटेनर दे रखा है हमें, इस कंटेनर के अंदर क्या होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल दिए हुए रहेंगे। CH4 दिया रहेगा, CH4 के में भी कितने प्रेजेंट होंगे 5 मोल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसे कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल दे देगा, जैसे हमारे पास दे रखा है O2, O2 के भी में भी कितने प्रेजेंट है 5 मोल प्रेजेंट है। तो ये दो चीजों का मिक्सचर है। इस कंटेनर के अंदर दो चीजों का क्या है, मिक्सचर है। तो जब हम इस मिक्सचर का हम क्या बताएंगे मॉलिक्यूलर मास, तो अगर मैं 5 इस CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 बता दूं तो भी गलत है, क्योंकि O2 का तो मॉलिक्यूलर मास अलग है, इसका मॉलिक्यूलर मास 32 है। और O2 का 32 बोल दूं तो ये भी गलत है, क्योंकि उसमें CH4 भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मिक्सचर के लिए जब बात करेंगे कि एवरेज वैल्यू कौन सी है मॉलिक्यूलर मास की, तो किसके टर्म में बताएंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हुआ क्या बेटा। तो जब मिक्सचर दिए रहते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, तो उनके मोलार मास का जब हम एवरेज लेते हैं या उनके मॉलिक्यूलर मास का जब एवरेज लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो गया बेटा। अब ये निकालेंगे कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कोई एक मिक्सचर प्रेजेंट है,
ठीक है, यहां पर हम क्या मान लेते हैं, पहले तो एक गैस 1 है, ये गैस 2 है और गैस 3 है, ऐसे 3 चीजें यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, पहले वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो m1 है, और उसका जो मोल परसेंटेज है, उसका जो मोल परसेंटेज है ये क्या है, p1 है। m1 उसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है बेटा? वैसे ही इसमें जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास क्या है, m2, और इसके लिए परसेंटेज कितना है, p2। वहीं पर इस जो तीसरा वाला है, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास कितना है, m3, और इसके लिए जो परसेंटेज है वो कितना है, p3। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए जब हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम उसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जैसा हमने एवरेज एटॉमिक मास में किया था। क्या, पहले वाले का मास m1, पहले वाले का परसेंटेज p1। बट ध्यान में रखना, ये परसेंटेज किसका है, मोल का परसेंटेज है, मास का परसेंटेज नहीं। मास परसेंटेज अलग होता है, मोल परसेंटेज अलग होता है। ठीक है, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, बट फिलहाल ध्यान में रखना है कि इसके फॉर्मूले में मोल परसेंट रखेंगे। ठीक है, प्लस दूसरे वाले का मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास, दूसरे वाले का परसेंटेज, तीसरे वाले का मॉलिक्यूलर मास, तीसरे वाले का परसेंटेज, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम, 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का जो समेशन है वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक दूसरा और फॉर्मूला है जो कि ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि मोल परसेंटेज हर बार क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ रहता, हमें नंबर ऑफ मोल दिए रहते हैं। ठीक है, तो मोल परसेंटेज की जगह पर मोल के नंबर्स ही रख देंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखना कैसे, इसी फॉर्मूले को चेंज करके यहां पहले वाले का मॉलिक्यूलर मास इनटू पहले वाले का नंबर ऑफ मोल n1, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर मास, दूसरे वाले के नंबर ऑफ मोल्स n2, तीसरे वाले का मॉलिक्यूलर मास, तीसरे वाले के नंबर ऑफ मोल्स n3, होल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे। अब वहां जो 100 कर रहे थे, यहाँ 100 नहीं करेंगे बेटा, यहाँ नंबर ऑफ मोल है, परसेंटेज नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल का समेशन कर देंगे, क्योंकि ये समेशन कितना भी आ सकता है, ये हमेशा 100 आएगा ऐसा नहीं है। हाँ, परसेंटेज लेंगे तो हमेशा समेशन 100 आएगा, तो नीचे 100 कर देंगे। यहां पर लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का क्या करेंगे, समेशन लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहां पर ये भी, इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, एक्चुअल में हमें पता है मोलार मास इंटू नंबर ऑफ मोल, यही तो टोटल मास होता है। क्लियर है ना, नंबर ऑफ मोल में ही मोलार मास मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सैंपल आ जाएगा। तो एक्चुअल में m1 इंटू n1 ये क्या है, मास ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, टोटल मास, प्लस m2 इंटू n2 ये क्या है, मास ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल, प्लस ये क्या है, मास ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे। क्लियर है, यहां हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे। क्लियर है, तो वहीं पर m1 इंटू n1 की जगह अगर हमें मास पता है तो डायरेक्टली मास को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो एक्चुअल में ये वाला है बेटा। ठीक है, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास में तो यूजुअली परसेंटेज दिया रहता है, यहां पर हमें परसेंटेज दिया हुआ नहीं रहता, उसकी जगह पर ज्यादातर टाइम हमें नंबर ऑफ मोल दिए रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे पहला वाला अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था, इसका हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, पूरे मिक्सचर का। ठीक है, यहां पर जब हम एवरेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पर क्या है, मोलार मास ऑफ CH4 या मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय उसके क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 ये कर देंगे, प्लस दूसरा क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास किसका ले लेंगे कि O2 का, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बेटा, इसे नंबर ऑफ मोल्स जो दोनों के हैं उसको ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। क्लियर हुआ क्या? यहां देखना, मॉलिक्यूलर मास जो CH4 का है वो कितना है, 16, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 5, प्लस मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना होता है, 32, और इसके जो नंबर ऑफ मोल है ये भी कितने दे रखे थे, 5, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या कर देंगे, 5 + 5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 80, प्लस वो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 160, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10।
इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कितना आ जाएगा 24। तो हम क्या बोलेंगे, जो मिक्सचर है इस मिक्सचर का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा 24 और एवरेज मोलार मास कितना होगा 24 ग्राम इस मिक्सचर के लिए। ठीक है, क्या एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होगा, ठीक है, मिक्सचर का एक साथ निकलेगा, ये कितना हो जाएगा 24। और यहीं पर अगर हमें लिखना है एवरेज मोलार मास तो हम क्या कर देंगे इसे 24 ग्राम, यूनिट बस चेंज करना है उसकी। ठीक है, यहीं पर देखना बेटा, कई बार हमें इसमें वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर भी बोल सकता है, सिर्फ CH4 या O2 की जगह पर पूरे मिक्सचर की वेपर डेंसिटी बोल सकता है। तो यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या करेंगे, उसका जो भी एवरेज वैल्यू आई है उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे क्योंकि मोलार मास बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे 24/2 मतलब ये कितना आ जाएगा 12। लेकिन ये वेपर डेंसिटी मिक्सचर का निकालने के लिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास को यूज करना है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं यहीं पर, ये जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है इसी को अगर हम डिवाइड बाई 2 कर दें तो इसके करने से कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वेपर डेंसिटी। लेकिन ये जो वेपर डेंसिटी होगी ये पूरे मिक्सचर की होगी, ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल की नहीं। क्लियर हुआ क्या बेटा? तो हमने एक दूसरा टर्म पढ़ लिया एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसका फॉर्मूला एक तो सिमिलर है परसेंटेज वाला एवरेज एटॉमिक मास जैसा ही, दूसरा डिफरेंट वाला फॉर्मूला क्या था कि इसमें हम नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल का समेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक 3 टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा, उसके बाद एमसीक्यूज पर चलेंगे। पहला देखना क्या है केस, यहां दिया है a mixture of H2 एंड हीलियम विद मोल परसेंटेज डायरेक्टली दे दिया है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, पहले वाले का मॉलिक्यूलर मास इंटू पहले वाले का परसेंटेज, दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर मास इंटू दूसरे वाले का परसेंटेज, और हमें पता है कि मोल परसेंट का समेशन कितना होता है 100%, तो डायरेक्टली अगर मोल परसेंटेज दिया है तो 100 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखना पहले वाला कौन है H2 वाले का, H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना दे रखा है 40%, तो ये हो जाएगा 2 × 40 प्लस दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर मास हीलियम का कितना होता है, ये हो जाता है 4। ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना दे रखा है 60%। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये 80 और उसका कितना हो जाएगा बेटा 240 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 100। ठीक है, अब इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 80 और 240 कितना हो जाएगा ये 320 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3.2। समझ में आ गया? अब यहां पर भी ध्यान देना है, जैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास में क्या बोला था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में ही आना चाहिए, यहां पर भी वही होगा बेटा। ठीक है, जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो हमेशा क्या आएगा, बीच में प्रेजेंट रहेगा, किसके, मैक्सिमम जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। जैसे यहाँ पर हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना था 4 और जबकि H2 का कितना था 2, तो जो मॉलिक्यूलर वेट है 3.2 वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। क्लियर हो गया, जैसा हमारा एवरेज एटॉमिक मास में होता था। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। ये पहला केस कौन सा था जिसमें मोल परसेंट दे रखा था, दूसरा वाला देखते हैं बेटा, केस क्या दे रखा है, अ मिक्सचर ऑफ H2 एंड हीलियम इन मोल रेशो, मोल परसेंटेज नहीं, मोल रेशो दिया है। तो जब भी मोल का रेशो दिया है तो उसे मोल ही मान लो, और मास का रेशो दिया है तो मास ही मान लो। ठीक है, तो यहां एक्चुअल में क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, इसका रेशो दे रखा है 3:1। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि H2 के 3 मोल हैं और हीलियम के 1 मोल है। वो एक्चुअल में मोल का रेशो है, मतलब हो सकता है कि ये 6 मोल रहा हो, ये 2 मोल रहा हो सकता है ये 12 मोल रहा हो, ये 4 मोल रहा हो, बट रेशो 3:1 है, तो हम उसी को मोल मानकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा बेटा। ठीक, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 है ये कितना मान ले 3, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम जो है वो कितना मान ले 1। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा रहेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये करेंगे मोलार मास ऑफ H2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस मोलार मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, डिवाइडेड बाय हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम।
क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और डिवाइड बाई 100 वाला नहीं, ठीक है? क्या करेंगे, पहले वाले का H2 का जो मास है वो कितना है 2 और इसके जो नंबर ऑफ मोल है कितने हैं 3, प्लस हीलियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 4 और इसके जो मोल है ये कितना है 1, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 3 प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि पहले वाले का मोल है 3 और दूसरे वाले के कितने हैं 1। ऐड करते हैं बेटा इसे, ये 2 या 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये 4, तो 6 4 हो गया 10, डिवाइड बाई ये 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हुआ ये? तो यहां जो मोल रेशो दे रखा था उसी को हम मोल मान लेंगे और मोल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के लिए, ठीक? नेक्स्ट तीसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया, मिक्सचर ऑफ H2 एंड हीलियम इन मास रेशो। अभी मोल रेशो नहीं, मास रेशो दे रखा है, मतलब एक्चुअल में क्या दे रखा है, मास ऑफ H2 इज टू मास ऑफ हीलियम, इसका रेशो कितना दे रखा है 5:1। क्लियर है? अब इसका रेशो अगर 5:1 दे रखा है तो हमने क्या बोला, जो अगर मास का रेशो है उसी को हम मास मान लेंगे। मतलब हम ये अज्यूम कर लेंगे कि मास ऑफ H2 कितना है 5 ग्राम और यहीं पर मास ऑफ हीलियम कितना है 1 ग्राम। कोई दिक्कत? अब ये मास तो यूज कर लिया हमने, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मास वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में क्या लिखा था, मास ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल प्लस मास ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड, ठीक है? लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल कहीं डायरेक्टली दिख रहा है क्या, नहीं, मास दिख रहा है, तो गिवन मास अपॉन मोलार मास से हम क्या निकालेंगे, हम उससे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। तो पहले वाले का तो मास कितना मान लिया है 5, दूसरे वाले का मास मान लिया है कितना 1, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पहले वाले के नंबर ऑफ मोल्स 5/2, दूसरे वाले के नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 6, नीचे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 6 × 4 अपॉन क्या हो जाएगा 11, एक्चुअल में क्या हो जाएगा 24/11। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, 20 बचा, 11 कम 11 और 11 28, 2.18 के नियर बाई आएगा बेटा। क्लियर हुआ क्या? तो ये 2.18 के नियर बाई आया, लेकिन क्या हमने यूज किया, तीसरा वाला फॉर्मूला भी चेक कर लिया। अब जरूरी नहीं कि आप तीसरा वाला फॉर्मूला ही यूज करो, आप इसको नंबर ऑफ मोल निकाल रहे तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलार मास वाला भी कर सकते थे, आता ये 5+1 ही, ठीक है? क्लियर है क्या? मतलब यहीं पर देखना, इसी की जगह पर मैं क्या कर सकता था, N1 × M1 प्लस N2 × M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 भी यूज कर सकता था। कैसे? पहले वाले के नंबर ऑफ मोल कितने आ रहे हैं 5/2, ठीक है, 5/2, और हाइड्रोजन का मोलार मास कितना है 2, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे वाले के मोल कितने आ रहे हैं 1/4 और दूसरे वाले का मोलार मास कितना है 4, तो एक्चुअल में 2 से 2 कट जाता, 4 से 4 कट जाता, 5+1, ऊपर 5+1 ही आता। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो एक्चुअल में आप ये दूसरे तरीके से वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, बस क्या ध्यान में रखना है, अगर मास का रेशो दिया रहेगा तो उसी को मास मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, नेक्स्ट अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है, एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ठीक है? जब एयर की बात कर रहे हैं मतलब इसमें नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में लेंगे और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में लेंगे, ठीक है? N2 एंड O2 इन दी वॉल्यूम रेशो। अब यहाँ क्या वॉल्यूम का रेशो दिया है, तो हमने पढ़ रखा है गैसेस के लिए जो वॉल्यूम का रेशो रहेगा वही नंबर ऑफ मोल का भी रेशो रहेगा। नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना वॉल्यूम रहेगा, अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं, तो वॉल्यूम का रेशो और नंबर ऑफ मोल का रेशो क्या रहता है सेम। मतलब इन्होंने क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ वॉल्यूम का जो रेशो दे रखा है वही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल का रेशो। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 का रेशो दे रखे है कितना है 4:1। तो जो रेशो दे रखा है उसी को हम मोल मान लेंगे बेटा। आगे क्या बोला है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, मोलार मास ऑफ N2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस मोलार मास ऑफ O2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? यहाँ देखना पहले वाले का जो मोलार मास है वो कितना है 28, पहले वाले के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं 4,
प्लस मोलार मास ऑफ O2 कितना है 32 और दूसरे वाले के O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 + 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 28 इंटू 4 4 8 32 3 बचेगा 112 प्लस हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 5। इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 144 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 5 8 40 28.8। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एयर कंटेन्स मीथेन एंड ऑक्सीजन। मीथेन मतलब CH4 दे रखा है और दूसरा दे रखा है ऑक्सीजन मतलब क्या दे रखा है O2 इन दी मास रेशो। ठीक है, एक्चुअल में मास ऑफ CH4 और मास ऑफ O2 इनका रेशो दे रखा है कितना 4:1। तो हमने क्या बोला था, अगर मास रेशो दिया रहता है तो उसी को मास लेकर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर। तो हम क्या करेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए पहले वाले का मास ऑफ CH4 प्लस दूसरे वाले का मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। एक्चुअल में टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ये होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक, टोटल मास अपॉन टोटल मोल होता है। तो यहाँ पर मास ऑफ CH4 इसको कितना मान लेंगे 4 ग्राम और O2 को कितना मान लेंगे 1 ग्राम। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। इसका गिवन मास था 4, मोलार मास हो गया 16 प्लस O2 के लिए क्या करेंगे, इसका गिवन मास 1, इसका मोलार मास कितना हो जाएगा 32। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये ऊपर वाला पार्ट तो कितना हो जाएगा 5, नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 32 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 9। तो ये कितना हो जाएगा 1 9 7 63 17.7। ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर हो रहा है, बेसिक फॉर्मूला है बेटा, बस उसी को क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर सैंपल इन विच 30% मॉलिक्यूल्स मतलब मोल परसेंट दे रखा है। ये मॉलिक्यूल के नंबर का परसेंट मतलब ये क्या है मोल परसेंटेज है। हैव अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 20,000, 40% है 30,000 एंड रिमेनिंग रेस्ट है 60,000। ठीक है, तो मोल परसेंटेज दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ये कितना हो जाएगा, पहले वाले का मास पहले वाले का परसेंटेज, दूसरे वाले का मास दूसरे वाले का परसेंटेज, तीसरे वाले का मास तीसरे वाले का परसेंटेज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 100। ठीक है, तो पहले वाले का मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20,000। ठीक है, और पहले वाले का परसेंटेज कितना है 30% प्लस दूसरे वाले का मास कितना हो गया 30,000, दूसरे वाले का परसेंटेज कितना है 40%, तीसरे वाले का मास कितना दे रखा है बेटा 60,000, तीसरे वाले का परसेंटेज कितना होगा, इसका 30 था उसका 40 था, टोटल 70 हो गए, तो बचा हुआ परसेंट कितना हुआ 30% हुआ। होल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करके कितना लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁵। ठीक है, प्लस दूसरी वाली वैल्यू को कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 × 10⁵ प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 18 × 10⁵ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 100। ऊपर वाली सारी वैल्यू को ऐड कर देते हैं, 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, 36 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 100 मतलब 10⁻²। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 × 10⁻³ मतलब कितना आ जाएगा 36,000। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा हमारा ऑप्शन 3 आ गया। क्लियर हो रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखना, द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 36। इसमें एवरेज मास दे रखा है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास दे रखा है मिक्सचर का। आगे बोला है द मिक्सचर कंटेन्स 280 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने रहे होंगे, गिवन मास 280 डिवाइडेड बाई 28, इसके एक्चुअल में कितने रहे होंगे 10 मोल रहे होंगे, तभी जाके उसके 280 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। आगे क्या पूछा है, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ CO2। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में CO2 है तो CO2 का पूछ रहा है कि प्रेजेंट इन द मिक्सचर, CO2 का कितना अमाउंट प्रेजेंट है ये निकालना है। ठीक,
कैसे निकालेंगे? यहां पहली चीज तो मास दे रखा है, ठीक है, और CO2 का मास पूछा है, तो हम क्या करेंगे देखना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या हो जाएगा? CO2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ठीक है, अब यहां देखना, यहां निकालने के लिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू दे रखी है 36, N2 का एवरेज की वैल्यू सॉरी N2 का मोलार मास की वैल्यू कितनी होती है? 28। इसका नंबर ऑफ मोल दिए रखा है हमें, कितना दे रखा है? 10 प्लस मोलार मास ऑफ H2 सॉरी CO2 कितना होता है? 44, और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है क्या? नहीं, तो इसको मैं मान लेता हूं N, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई N2 के नंबर तो 10 हैं और CO2 के नंबर है N, तो अब N की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 360 प्लस 36N, और इधर कितना हो जाएगा? 280 प्लस 44N, तो 36N को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8N, और 360 में से 80 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80, तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। मतलब एक्चुअल में CO2 के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है? 10 मोल प्रेजेंट है। तो मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू इसका मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल कितने? 10, और इसका मोलार मास है 44, तो ये कितना हो जाएगा? 44 ग्राम जो है इसका एक्चुअल मास जो प्रेजेंट है मिक्सचर में वो आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? थोड़ा वेपर डेंसिटी से। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का ही डिवाइड बाई 2 रहेगा वो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस, दो मिक्सचर हैं, ए का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और बी का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, और इसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या बोला? जो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा वो एक्चुअल में मिक्सचर के एवरेज जो मॉलिक्यूलर मास है उसका डिवाइड बाई 2 होगा। तो यहां से एक्चुअल में क्वेश्चन में वो हमें क्या देना चाह रहा है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी 25 था, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा? ये 50 ग्राम, ठीक है, या सिर्फ 50 लिख देते हैं अगर मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया। आगे पूछा है मोल परसेंटेज ऑफ गैस बी पूछा है, ठीक है। तो दो गैस हैं, एक गैस है ए, इसका परसेंटेज अगर x है तो दूसरे गैस का परसेंट b मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ मोल परसेंटेज दे रखा है तो एक को x और दूसरे को 100 माइनस एक्स ले सकते हैं। वैसे हमें निकालना क्या है? b के लिए निकालना है, तो मैं इसको x मान लूं और इसको 100 माइनस एक्स मान लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी को भी x मान सकते थे, बट b को निकालना है इसलिए b की वैल्यू को मैंने x मान लिया है, ठीक है। अब a का जो मास है वो कितना है? 40, और b का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना? 80। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा? मोल परसेंटेज वाला अप्लाई कर देते हैं। जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है ये क्या हो जाएगा? पहले वाले का मास, पहले वाले का परसेंटेज प्लस दूसरे वाले का मास इंटू दूसरे वाले का परसेंटेज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? 100। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? ये आ गया 50। पहले वाले का मॉलिक्यूलर मास दिया है 40, ठीक है, और इसकी वैल्यू को हमने कितना माना है? 100 माइनस एक्स। दूसरे वाले का मास कितना दे रखा है बेटा? 80, और दूसरे वाले को कितना माना है हमने? उसको x माना है, बी वाले को। डिवाइडेड बाई मैं क्या कर दूंगा यहाँ? 100 कर दूं। 100 को मैं इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये 5000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4000 माइनस 40x प्लस हो जाएगा ये क्या? 80x। 4000 को इधर लाके माइनस कर देता हूं तो ये 1000 रह जाएगा। 80x में से 40x गया तो 40x ही बचेगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 डिवाइडेड बाई 40, मतलब एक्चुअल में कितना आ जाएगा बेटा? 25% आ जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस वाला क्वेश्चन अलग कैसे था? बस वेपर डेंसिटी दे रखा था, अदरवाइज सिमिलर क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट, calculate the vapor density of a sample containing 5 moles of O2 and 5 moles of N2। हमें अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है और एवरेज मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देना है किससे? 2 से, तो उससे वेपर डेंसिटी मिक्सचर का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं तो फॉर्मूला मैं क्या कर दूं? मोलार मास इंटू नंबर ऑफ मोल वाला कर दूं। पहले वाले का मॉलिक्यूलर मास पहले वाले के मोल्स, दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर मास दूसरे वाले के मोल्स, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। पहला दे रखा है कौन सा? O2, तो O2 के 5 मोल और इसका मास 32। दूसरे वाले के भी कितने हैं?
5 और इसका कितना है 28, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 + 5, मल्टीप्लाई करते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा ये 10। ठीक, अब इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का एडिशन एक्चुअल में कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 100, मतलब एक्चुअल में कितना आ जाएगा 30। क्लियर है। लेकिन ये तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आया, हमें क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी पूछा है। वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा 30/2। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा 15। ठीक, समझ में आएगा बेटा। यहां हमने दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिए, एक एवरेज एटॉमिक मास और दूसरा कौन सा था, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, यहां पर क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4, इन दोनों के लिए क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखा है। सिमिलर क्वेश्चन हो गया, मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे मिक्सचर के लिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 27.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 0.2, ये हो जाएगा 55.2। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक NO2 एक N2O4 है, द मोल परसेंटेज ऑफ N2O4 पूछा हुआ है, परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास पहले वाले का मास इंटू पहले वाले का परसेंटेज प्लस दूसरे वाले का मास इंटू दूसरे वाले का परसेंटेज। लेकिन हमें क्या पता है कि परसेंटेज अगर एक का मैंने x माना तो दूसरे को 100 - x ले सकते हैं, तो इसको मैं क्या मान लूँ, m1 वाले को 100 - x और दूसरे m2 वाले को क्या मान सकते हैं हम, x डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमें कितना दे रखा है 55.2। पहले वाले का जो है, पहले वाला किसको मान लिया मैंने, NO2, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा मान लिया, N2O4। जब NO2 लेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 46 इंटू कितना हो जाएगा 100 - x, प्लस जब N2O4 लेंगे तो N2O4 का टोटल मॉलिक्यूलर मास आएगा कितना बेटा 92, और ये कितना आ जाएगा x होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। बस सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई करते हैं इधर, ये कितना हो जाएगा 5520 इक्वल टू, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4600 माइनस 46x, फिर ये हो जाएगा 92x। ठीक है, ये 46x उसमें से जब माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 46x ही बचेगा, और ये 4600 को इधर लाकर माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5520 माइनस 4600। ठीक है, अब केवल इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 46x और उसमें से माइनस कर देते हैं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और एक्चुअल में 55 में से 46 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 920। x की जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा 920/46, तो एक्चुअल में ये आ जाएगा कितना 20। तो परसेंटेज आ गया x का, x किसके लिए माना था हमने, N2O4 के लिए, तो N2O4 का ही मोल परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो रहा है क्या बेटा, एक ही फॉर्मूला है, बस अलग अलग चीजें हर क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है, कहीं पर मोल परसेंटेज, कहीं पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, कहीं पर वेपर डेंसिटी। ठीक, वही फॉर्मूला है बेटा जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन्हीं दो फॉर्मूले पर बेस्ड है, होमवर्क में ट्राई करना है। इसके सॉल्यूशंस आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे बेटा, नोट्स के साथ ही, लेक्चर के नोट्स के साथ ही लास्ट में ये सॉल्यूशन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है क्लोरीन के लिए, दूसरा है ये कॉपर के लिए, एवरेज एटॉमिक मास वाला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट तीसरा है जिसमें परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, एटॉमिक मास एक्चुअल में निकालना है और एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है। ठीक है, फिर तीसरा है मिक्सचर से रिलेटेड है, ठीक है, मास के रेशो दे रखा है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और तीसरा क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो इतने क्वेश्चन है बेटा आज के लिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और सबसे लास्ट ये कौन से 5 क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करना बेटा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट हम जो पढ़ रहे हैं, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो बेसिक कैलकुलेशन, उसी में से एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा, बाय।